औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टूडेंट्स, हमने CSS PMS की सीरीज़ में जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके अंदर हमने पाकिस्तान अफेयर में जो एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आज जो टॉपिक पाकिस्तान अफेयर का हमने कवर करना है वो है सिविल मिलिट्री टाइज इन पाकिस्तान। ओवरऑल देखेंगे और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। बच्चे जो प्री पार्टीशन पार्ट था पाकिस्तान अफेयर में वो हमने कवर कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमने पोस्ट पास पार्टीशन जो है पार्ट उसको स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को देख लिया है, अर्ली प्रॉब्लम्स को देख लिया है, डिबैकल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान को देख लिया है, डेमोक्रेसी का फॉल डाउन डाउन कैसे हुआ, डिक्टेटरशिप कैसे प्रिवेल की बच्चे वो हम सब जो है वो टॉपिक कवर कर चुके हैं। सो आज हमने सिविल मिलिट्री टाइज को देखना है। इससे पहले कि सिविल मिलिट्री टाइज का जो एक इम्बैलेंस है उसमें हम जाएं, हम सबसे पहले अर्ली प्रॉब्लम्स को देखेंगे, बिकॉज अर्ली प्रॉब्लम्स को देखे बगैर समझे बगैर बच्चे हम सिविल मिलिट्री टाइज पर्टिकुलरली इन पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान हम इनको इसको समझ नहीं सकते। पहले हम अर्ली प्रॉब्लम्स देखेंगे। उसमें सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक। बच्चे 1946 के अंदर पाकिस्तान की पहली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी। एक साल जो आज़ाद होने से पहले, बिकॉज पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ और 1946 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी। उसको ये टास्क दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसको फ्रेम करना है, बट वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली नहीं दे सकी। और 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया, ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो है मैं यहाँ पे ये कहूँ कि ये जो फ्लॉ है वो जस्ट उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का है। उसमें बहुत सारी ऐसी रीजंस थी जो ये फ्लॉ था, ठीक है। और उसमें जो है 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वहाँ तक आने में 9 ईयर लग गए। अब सर्टन और रीजंस भी थी बच्चे, उसमें जो है वो एक कंट्रोवर्सी भी थी। जो लिबरल स्कूल ऑफ थॉट थे और कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट थे उनके दरमियान कंट्रोवर्सी भी थी। कुछ जो एक सेक्ट था, एक स्कूल ऑफ थॉट था, वो ये कहता था कि पाकिस्तान जो है वो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी सेकुलर, एंड अनदर स्कूल ऑफ थॉट सेड दैट के जो है वो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी इस्लामिक। तो फिर इसी जो वर्सी है उसमें बच्चे 9 ईयर जो है वो लग गए। और उसके बाद 1956 के अंदर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आया जो कि एब्रोगेट कर दिया गया मिलिट्री की तरफ से। 1958 के अंदर पहला मार्शल लॉ लगा। उसके बाद बच्चे फिर जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन आया था 60 की दहाई में, वो अंडर द रेन ऑफ मिलिट्री जो लीडर था उसमें आया। और वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था जो कि टोटली अपोजिट था पाकिस्तान का जो एक स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का, उसके बिल्कुल अपोजिट था, जो कि सूटेबल नहीं था। और फिर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया जिसको आके अगेन डिक्टेटर ने एब्रोगेट कर दिया 1979 के अंदर। तो बच्चे इस तरह से जो अर्ली प्रॉब्लम्स में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेड लॉक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद है बच्चे पॉलिटिकल पार्टीज़। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ अर्ली लेवल पे जो है वो एक अनहैप्पी एंड सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर थी पाकिस्तान में। उसमें ये था कि को PTI तो अभी इमर्ज हुई है बच्चे। पहले पाकिस्तान मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग थी वो, और उसके बाद पीपल्स पार्टी 1967 में बनी बच्चे। और जो ये मुस्लिम लीग बच्चे, आपको पता है कि ये तो फाउंडिंग पाकिस्तान की बहुत पुरानी जो है वो 1906 के अंदर बनी थी और तब से ये प्रिवेल कर रही थी। और लेकिन इसके भी सेक्ट हो गए जब पाकिस्तान बना। उसके बाद ये PMLQ, PMLLJ, PMLN, इसके अंदर जो है वो आगे आके डिस्ट्रीब्यूट होती चली गई। अभी स्टार्ट पर अर्ली लेवल पर ये दोनों पार्टीज थी जो कि जो है वो इतनी ज़्यादा कह सकते हैं कि सिस्टमाइज नहीं थी, इतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी। उनके जो पॉलिटिशियंस थे, मेंबर्स थे, उनमें इतनी ज़्यादा वर्थ नहीं थी कि वो एक जो सेटअप है, गवर्नेंस का सेटअप है, उसको प्रॉपरली और इफ़ेक्टिवली
रन करें। तो ये भी एक रीज़न थी। फिर लैक ऑफ लीडरशिप था स्टार्ट में ही। जो है फाउंडिंग फादर है उनकी डेथ हो गई, फिर लियाकत अली खान जो उनकी असैसिनेशन हो गई। उसके बाद जो है मिलिट्री और जो सिविलियन लीडर्स हैं उनके दरमियान टग ऑफ वॉर चलती आई, और एक कैपेबल जो लीडर है वो नहीं मिल सका पाकिस्तान को। ये भी एक रीजंस थी। इंस्टीट्यूशंस वीक थे, आपको पता है बच्चे, थ्री मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव है एंड एग्जेक्टिव है। और तीनों जो हैं वो अगर प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस नहीं हो तो गवर्नेंस का जो सेटअप है वो वर्क नहीं करता। और उसमें अगर लेजिस्लेशन का आप देखें तो लेजिस्लेशन तो एक डोलड्रम कंडीशन में थी। एक अगर जो है वो ड्राफ्ट आता था कॉन्स्टिट्यूशन का, या कॉन्स्टिट्यूशन आता था तो फिर वो एब्रोगेट हो जाता था, उसके बाद अनदर आता था, देन वो एब्रोगेट हो जाता था। तो ये जो है वो टसल चल रही थी, और उसके सिलसिले में एग्जेक्टिव जो थी वो भी इतनी जो स्ट्रॉन्ग होके वर्क नहीं कर रही थी। तो वीक इंस्टीट्यूशंस थे, अनस्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पर हेडिंग है अनस्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम था। अंडरस्टूड है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप नहीं हुआ। आई एम सॉरी बच्चे। जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप नहीं हुआ, जहाँ पे भी कैपेबल लीडरशिप नहीं मिली है, जहाँ पे वीक इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे अनस्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम जो है, ये सारे प्री रेकोजिट्स हैं अनस्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम के। उसके बाद नो हार्मनी बिटवीन बोथ विंग्स, जो दोनों विंग्स थे, ईस्ट विंग एंड जो वेस्ट विंग था, दोनों के दरमियान हार्मनी नहीं थी, बिकॉज जो एक विंग था वो भी पावर को लेकर बहुत सीरियस था, और जो दूसरा विंग था वो भी पावर को लेके सीरियस था। उसमें इन दोनों विंग्स के अंदर लैंग्वेज का इशू था, बंगाली और उर्दू को लेके। उसके बाद इसमें फेडरल जो है वो सेंट्रल लेवल पर और प्रोविंशियल लेवल पर लेके जो सीट्स का है उसमें भी प्रॉब्लम थी। उसके बाद बच्चे लीडरशिप को लेकर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और फिर देन ये चीज़ थी कि बच्चे जो रॉ मटेरियल है वो ज़्यादातर ईस्ट विंग में होता था और उसकी यूटिलाइजेशन वेस्ट विंग में होती थी। तो इस वजह से, और बीच में कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी शामिल थे। तो ये रीज़न थी। देन है 7 नंबर पर ब्यूरोक्रेसी। तो बच्चे जो ब्यूरोक्रेसी है, ये ओनली सेगमेंट था, और मिलिट्री, ये दो ओनली सेगमेंट थे बच्चे, जो कि स्किल्ड सेगमेंट था सोसाइटी का। बाकी जो था वो इतने ज़्यादा वो एक एजुकेटेड मैन पावर नहीं थी बाकी किसी भी इदारे के अंदर, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है शुरू से, और मिलिट्री जो थी वो शुरू से ब्रिटिश जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ट्रेंड किया जाता था उनको, और ब्रिटिश कल्चर और ब्रिटिश डिसिप्लिन के अंडर वो सीखे थे, हाईली स्किल्ड पीपल थे। तो वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और वो प्रेफरेंस देते थे अलीट जो है वो तबका उसको, और जो एक बॉटम लेवल पर पुअर पीपल थे उनको टोटली इग्नोरेंस मिली, उनको निगलेक्ट किया गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न थी सिविल मिलिट्री टाइज की, कि वो जो है वो एलीट क्लास एक पुअर क्लास का ट्रस्ट नहीं जीत सकी। उसके बाद लैक ऑफ कंसेंसस थी, पार्टीज के बीच में कंसेंसस नहीं था, बोथ विंग्स के बीच में, लीडरशिप के बीच में, जो है वो मिलिट्री और सिविलियन लीडर्स के बीच में नहीं था। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट थी, उनमें बहुत वन ऑफ इम्पॉर्टेंट बच्चे इंडिया है। इंडिया जो है वो उसने अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं छोड़ी। उसने जो है वो ना सिर्फ एसेट्स में अनजस्टिस जो है वो रवैया अख्तियार किया, प्रिंसली स्टेट में अनजस्टिस रवैया अख्तियार किया। उसमें बच्चे जो जब बाउंड्री मार्केशन हुई थी तो उस वक़्त बहुत सारे ऐसे इलाके थे जो कि पाकिस्तान को दिए गए थे अंडर रेड क्लिफ अवार्ड, लेकिन जब वो 17 अगस्त 1947 को जब उसकी मार्केशन हुई, तो फिर उसमें जो है वो अनफेयर रोल प्ले किया गया। उसमें जो पाकिस्तान को इलाके मिले थे वो जो है वो इंडिया को दोबारा दे दिए गए। तो ये जो है वो, हालांकि वो मेजोरिटी मुस्लिम इलाके थे, जिनमें आप देख लो गुरदासपुर आ जाता है, जलंधर, फिरोजपुर, और ये सारे मेजोरिटी मुस्लिम इलाके थे। दूसरी तरफ जो है वो मुर्शदाबाद, उसमें ईस्ट वाली साइड पे सेलहट, तो ये वाले जो इलाके थे ये फिर इंडिया को स्पॉन्सर कर दिया गया। तो इंडिया ने ना सिर्फ बाउंड्री मार्केशन में जो एसेट्स है, अभी 4 मिलियन जो है वो 400 मिलियन अभी तक भारत ने पाकिस्तान का देना है। ना सिर्फ यहाँ तक था, बल्कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद जो ईस्ट विंग था वहाँ पर जो इंडिया है उसने अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दी, वहाँ ऑपरेशंस करने शुरू कर दिया, वहाँ लीडर्स के साथ गठजोड़ करना शुरू कर दिया, और वहाँ पे जो है वो अंदर ही अंदर सीक्रेट तौर पर मूवमेंट चलाना शुरू कर दी, ताकि जो है वो पाकिस्तान को तोड़ा जा सके। और उसकी वजह से जो है वो एक एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो एक सिविल और मिलिट्री के जो रिलेशनशिप थे वो उस लेवल के नहीं हो सके कि वहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो परवान चढ़ सके। देन 8 नंबर पर है एक्सटर्नल थ्रेट। एक्सटर्नल थ्रेट अफगानिस्तान की तरफ से भी बच्चे था,
और दूसरा क्योंकि अफ़गानिस्तान में पख्तूनख्वान मूवमेंट चल रही थी, जिसमें इंडिया बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा था और दूसरी तरफ इंडिया था। इंडिया जो है वो 2 थ्योरीज़ के ऊपर वर्क कर रहा था। फर्स्ट वन इज़ रीयूनिफिकेशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट और उसके बाद सेकंड जो था वो ब्रेक डाउन ऑफ पाकिस्तान। तो ये 2 थ्योरीज़ के ऊपर वर्क कर रहा था, या तो रीयूनिफिकेशन होगी होगी और या फिर पाकिस्तान जो है वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, सस्टेन नहीं रह पाएगा, उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी और जो कि वो किसी हद तक उसमें कामयाब हुआ भी। उसके बाद है लैक ऑफ कैपिटल मशीनरी थी बच्चे, ये बहुत बड़ा इश्यू था क्योंकि पाकिस्तान जो है वो खाली ऑफिसेज मिले थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बिल्कुल ख़राब था। जो कि हिंदू ऑफिसेज में काम कर रहे थे वो स्टेशनरी, टाइपराइटर्स, सारी चीज़ें उठा के अपने साथ ले गए थे और यहाँ तक इवन ये हुआ था कि बहुत सारे ऐसा काम जो था वो विदाउट बिल्डिंग ओपन स्काई में शुरू किया गया था। फिर गेम ऑफ चेयर थी, जो है वो बच्चे, जो भी सिविलियन लीडर आता था वो ये कहता था कि पावर के लिए एक है, गवर्नमेंट जो है वो स्टेट को किसी ने ही नहीं देखा, उसका फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। ये जो गेम ऑफ पावर है उसके अंदर सिविल मिलिट्री टाइज जो थे वो बिगड़ते चले गए। देन लैक ऑफ टेक्निकल एंड विजनरी स्किल्स टू रन कंट्री वेल। अब उसमें कोई टेक्निकल और जो विजनरी स्किल्स थी उसकी भी कमी थी, बिकॉज जो सिविलियन लीडर्स थे वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे। जो ज़्यादा अलीट और स्किल्ड तबका था वो सब ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री के अंदर था। और मिलिट्री जो है वो जब तक फर्स्ट मार्शल लॉ नहीं लगा तब तक एक कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने में लगी रही, और उसके बाद जब ये लगा कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना जो है लिटरली बहुत डिफ़िकल्ट है, तो उस वक़्त मार्शल लॉ इम्पोज किया गया। फिर ट्रस्ट डेफिसिट आ गया था। उसकी रीज़न जो थी वो ट्रस्ट डेफिसिट ये थी कि जो लीडर्स थे वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे थे और जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिले हो रहा था। बहुत सारे अदर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल इश्यूज़ थे, रेफ्यूजी क्राइसिस था और उसको जो है वो मेंटेन करने में सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो नाकाम हो रही थी, जिसकी वजह से ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो एक क्रिएट हो गया था। फिर अनस्टेबिलिटी एंड टर्मोइल अंडरस्टूड है। इन सारी सिचुएशंस की वजह से बच्चे कंट्री के अंदर अनस्टेबिलिटी आ गई थी और फिर जो है वो सिविल मिलिट्री जो टाइज़ हैं वो ख़राब होने शुरू हो गए। अगर जनरली जो है सिविल मिलिट्री रिलेशंस को देखा जाए बच्चे, तो इसका मतलब सिंपल अगर आम वर्ड्स के अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, उसका मतलब है बैलेंस्ड लिंक, यानी एक बैलेंस, एक बराबरी का लिंक है बिटवीन सिविलियन एंड मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस विद कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड हार्मनी। ठीक है, क्योंकि ये दो जो मिलिट्री है ये एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। ठीक है, ये ना सिर्फ बच्चे, इसका काम होता है कि इसने जो बॉर्डर्स है उसको सिक्योर करना है और फॉरेन एग्रेशन से कंट्री को बचाना है, बल्कि जब भी कोई कैलामिटीज़ आती हैं, कैजुअलिटीज़ आ जाती हैं, कोई फ्लड, अर्थक्वेक, इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है, कोई नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट को कंट्री को जो है वो ख़तरा होता है, तो फ़ौज वहाँ पर भी आगे आगे होती है और एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन से सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप चलते हैं। जहाँ पर ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है वहाँ सिविल मिलिट्री जो रिलेशनशिप हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ओके, उसके बाद बच्चे हम जाएंगे फ्रॉम पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। ओके बच्चे, ये यहाँ पे कॉमा अप्लाई हो गया, इट इज़ अपोस्ट्रोफी। ठीक है, ये मैं आपको, आप करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे पाकिस्तान ये कॉमा जो टाइप करते वक्त कॉमा हो गया था, इट इज़ अपोस्ट्रोफी। ओके, पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू, यानी पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा हम लोग पहले देखेंगे। अच्छा, उसमें सबसे पहले बच्चे क्या है कि प्री पार्टीशन ट्रेनिंग। अब इसमें ये क्या थ्योरी है बच्चे, प्री पार्टीशन थ्योरी। अब इसमें बच्चे क्या होता है, इसमें ये चीज़ है कि स्टार्ट पर जो प्री पार्टीशन से पहले जो सोल्जर्स थे भर्ती किए जाते थे, मुस्लिम सोल्जर्स और जो इंडियन सोल्जर्स दोनों, उनको जो ट्रेनिंग दी जाती थी वो ब्रिटिश मिलिट्री जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से उनके अंदर दी जाती थी और वो दे ट्रेंड बाय ब्रिटिश, और जिससे वो क्या सीखते थे, ब्रिटिश कल्चर सीखते थे और ब्रिटिश डिसिप्लिन सीखते थे। और उनकी जो पॉलिसीज़ होती थी, उनकी जो नेचर होती थी वो दे हार्श इन नेचर। ठीक है, वो नेचर के अंदर हार्श होते थे। फिर जो पर्टिकुलरली उन्होंने अगर ब्रिटिश मिलिट्री कल्चर एंड डिसिप्लिन को अडॉप्ट करना है, तो उसके बाद फिर जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो तब भी उनका वही एक स्ट्रिक्ट जो है वो माइंड सेट था और उसी जो है वो एक कॉलोनल मेंटालिटी के साथ वो आगे बढ़े। उसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट पार्टीशन रोल कैसे हुआ। पोस्ट पार्टीशन रोल हुआ, उसमें बच्चे सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन डिले हो गया। ये बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान में मिलिट्री और जो
सिविलियन हैं उनके रिलेशनशिप को में ख़राब होने में, कि 9 ईयर लग गए कॉन्स्टिट्यूशनल टास्क को कंप्लीट करने में। अगर ये 9 ईयर नहीं लगते और ऑन टाइम कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हो जाता तो शायद जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी डे वन से जो है वो परवान चढ़ जाती। उसके बाद लॉस ऑफ लीडरशिप ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि कायद-ए-आज़म की डेथ हो चुकी थी, लियाकत अली ख़ान की असैसिनेशन हो गई थी, और इसके बाद क्या बच्चे हुआ कि उससे और एक जो जब ये सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़े अफ़गानिस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ से, तो फिर क्या हुआ बच्चे, और डोमेस्टिक लेवल पे अगर देखें तो वीकर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं मिली, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो चुके थे। उसके बाद जो फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स थे बच्चे, वो उनमें फॉल आ चुका था, वो गिरने लग गए थे। तो फिर क्या हुआ बच्चे के, एक अनस्टेबिलिटी की सिचुएशन आ गई थी। दूसरा उसके बाद अनस्टेबिलिटी ओवर द क्वेश्चन ऑफ पावर, ये दोनों विंग्स के बीच पावर को लेके एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई थी दोनों विंग्स में लेके। और उसके बाद जो है क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल, मिलिट्री अर्निंग, अब ये को एक क्वेश्चन अराइज हो गया था कि जो कंट्री का सर्वाइवल है वो कैसे पॉसिबल है, बिकॉज जो भी जो सिविलियन गवर्नमेंट आती थी उसको उसका जो ड्राफ्ट होता था उसको एब्रोगेट कर दिया जाता था, एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। एक टसल चल रही थी सेकुलर स्कूल ऑफ थॉट के अंदर और थ्योरेटिकल जो थ्योरेटिक स्कूल ऑफ थॉट था उसके अंदर, कंजर्वेटिव स्कूल स्कूल ऑफ थॉट के अंदर। ठीक है, और उस वक्त जो मिलिट्री थी वो ओनली स्किल्ड जो सेगमेंट था सोसाइटी का, उस वक्त पाकिस्तान का जो सेगमेंट था वो था। और मिलिट्री जब अपने आप को उसने देखा, फेल देखा खुद को, कि वो लॉ ऑर्डर सिचुएशन जो है मेंटेन करने में फेल हो गई है, तो उस वक़्त जो था वो बच्चे उसने मार्शल लॉ इम्पोज़ किया। पहला जो मार्शल लॉ लगा